आप सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को आज हम जानने वाले हैं। और हम अपनी जो शुरुआत कर रहे हैं आज की, वो हम कर रहे हैं पूरा पाषाण काल से। और पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 2.5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसी को आप पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश पूरा पाषाण काल से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, कैसे इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो भी ऐतिहासिक स्थल थे, जब वहां पे खनन कार्य हुआ, जब वहां पे उत्खनन का कार्य हुआ, तो जो भी वहां से हमें उत्खनन कार्य के परिणाम, जो हमारा रिजल्ट निकला, जो हमें पता चला शोध के बाद, वो यह जानकारी मिली कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, इसका जो जुड़ाव है, ये पाषाण काल से है। और जब पाषाण काल से मध्य प्रदेश का जुड़ाव है, उत्खनन के आधार पर यह सिद्ध हुआ, तो उसी के कारण हम पाषाण काल की चर्चा करेंगे और पाषाण काल से किस प्रकार से मध्य प्रदेश जुड़ता है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। और जैसा हमने बताया कि पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो 2.5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को आप पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस समय काल में जो मनुष्य होते थे, जो लोग निवास करते थे पृथ्वी पर, जो उनका जीवन होता था, वो आखेटक के रूप में होता था और खाद्य संग्रह के रूप में होता था। मतलब जो भी व्यक्ति थे वो किसी प्रकार की खेती नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनका जो जीवन था, उनका जो जीवन यापन था, वो आखेट और संग्राहक की भूमिका में था। इसी के माध्यम से उनका जीवन यापन होता था। अब आखेटक एवं संग्राहक के रूप में था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए आखेट तभी हो सकता है जब आपके पास कोई हथियार हो, जब आपके पास कोई हथियार हो। यदि हथियार कोई नहीं होगा तो आप किस प्रकार से शिकार करेंगे। तो आपको यह भी समझना होगा कि सबसे पहले जब पत्थरों का प्रयोग किया गया, वो पत्थरों का प्रयोग आपको पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है? पूरा पाषाण काल में आपको सर्वप्रथम पत्थरों का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। और यहीं पर सबसे पहले जब पत्थरों का प्रयोग करना इंसान ने सीख लिया, पत्थरों के प्रयोग के माध्यम से जब वो हथियार बनाने लगे और जब वो तरह तरह के जो आप कह सकते हैं कि शिकार करने लगे, तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि उनके पास भोजन पकाने के लिए आग का ज्ञान नहीं था। तो इसके बाद इस काल का जो मनुष्य था, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो गया उस समय काल में, कि वह कोई ऐसी तकनीक खोजे, किसी इस तरह का कुछ सिस्टम बनाए जिससे कि वो आग के बारे में जान सके। और इस समय की जो सबसे बड़ी एक प्रकार से कहें खोज या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी या सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस समय काल के मनुष्य को करना था, वो करना था कि आग जलाना सीखना था। आग किस प्रकार से जलाया जाता है, सबसे ज़्यादा जरूरी, जब पत्थरों का प्रयोग करना मनुष्य सीख गया, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया कि आग को किस प्रकार से हम जलाएं, किस प्रकार से हम आग जलाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समय, रोचक कार्य आप कर सकते हैं, इस समय काल के मनुष्यों के लिए था। हालांकि इस समय आग का प्रयोग नहीं होता था। इसके बाद यदि आप देखें मध्य प्रदेश की, यदि हम बात करते हैं, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये इतिहास, हम भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जान रहे हैं और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले आप देखोगे मध्य प्रदेश की जब भी बात आती है, क्योंकि आपने देखा कि शोध कार्यों के आधार पर जो हमारे यहाँ पे उत्खनन हुए यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर, उसके आधार पे हमने माना कि मध्य प्रदेश का जो जुड़ाव है वो पाषाण काल से है। और अगर मध्य प्रदेश का जुड़ाव पाषाण काल से है, तो वो आधार कौन से रहे हैं, यदि हम उनकी बात करें, तो मध्य प्रदेश की 4 घाटियां प्रसिद्ध हैं। एक है नर्मदा घाटी, दूसरी है सोन घाटी, तीसरी है बेतवा घाटी और चौथी है सोनार घाटी। इन 4 घाटियों में जो हमारे उत्खनन हुए हैं, इन 4 घाटियों में जो आपके उत्खनन हुए हैं, वहां से पता चला कि ये जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। तो मध्य प्रदेश में 4 महत्वपूर्ण पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। पहला आता है नर्मदा घाटी, दूसरा आता है सोन घाटी, तीसरा आता है बेतवा घाटी और चौथा आता है सोनार घाटी। इसके बाद यदि हम आगे बात करें इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान, क्योंकि आप जानते हैं कि पत्थरों का प्रयोग करना मनुष्य सीख चुका था, तो इस दौरान जो उसके हथियार थे वो किस प्रकार के हथियार थे? पहला होता था चापर, दूसरा होता था हस्त कुठार या फ्लैक या ब्लेड। इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग मनुष्य करने लगा और इनके प्रयोग से, इनकी सहायता के माध्यम से जो मनुष्य था, इस समय काल में जो मनुष्य था, वो क्या करने लगा? वो
शिकार करने लगा और शिकार के बाद अपनी जो भूख है उसको शांत करने लगा। और आप जानते हैं कि ये जो पत्थर थे, चाहे चापर की बात करें या हष्टकुठार की बात करें, ये जो पत्थर किस पत्थर के ये बनाए जाते थे, तो आपको पता चलता है कि क्वार्टजाइट जो पत्थर होता है उसके प्रकार से ये बनाए जाते थे। और एक प्रकार की ये नर्म पत्थर होते हैं, जो क्वार्टजाइट पत्थर होते हैं, नर्म पत्थर होते हैं, जिससे ये जल्द ही आकार ले लेते हैं। थोड़ा सा यदि आप इन पर मेहनत कर देते हैं तो जल्दी से ये किसी शेप में ढल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देखा। इसके बाद क्या देखने वाली है, मध्य प्रदेश के संबंध में पूरा पाषाण काल से संबंधित यदि हम जानकारी देखें तो आपको देखने को मिलेगा होशंगाबाद और नरसिंहपुर, जो नर्मदा घाटी स्थित है, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि यहां पे पूरा पाषाण कालीन जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। जो नर्मदा घाटी है होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में, यहां पे पूरा पाषाण कालीन जीवाश्म की प्राप्ति हुई है, जीवाश्म हमें मिला है, जो यह बताता है कि होशंगाबाद और नरसिंहपुर जो है ये पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि नर्मदा घाटी में ही एक क्षेत्र है हथनौरा, आप होशंगाबाद भी इसको कह सकते हैं। तो हथनौरा या होशंगाबाद जो है, यहाँ पे पूरा पाषाण कालीन मानव की खोपड़ी भी मध्य प्रदेश में मिली है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि होशंगाबाद या हथनौरा से पूरा पाषाण कालीन खोपड़ी भी मिली है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम कुछ अन्य पहलुओं को भी देखें तो आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका, जो रायसेन जिले में है, कह सकते हैं आप। भीमबेटका में जो शैल चित्र पाए गए, भीमबेटका में बहुत सारे गुफा चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, तो लगभग 500 के करीब यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। और इन 500 में से कम 5 ऐसे थे जिनका संबंध पूरा पाषाण काल से बताया गया है। बाकी के जो अन्य शैल चित्र या गुफा चित्र हैं उनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भीमबेटका जो कि रायसेन जिला में है, यहाँ पे आपको क्या मिला है, पूरा पाषाण कालीन शैल चित्र मिले हैं। और ये जो शैल चित्र हैं इनमें से 5 पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं, बाकी के अन्य शैल चित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और यदि हम बात करें कि जो ये खोज हुई थी, जो यहाँ पे खोज हुई थी भीमबेटका रायसेन जिला में, पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रों की जब बात की गई थी तो सबसे पहले किसने बताया था, तो इनका नाम था विष्णु वाकरकर। तो विष्णु वाकरकर ने सबसे पहले ये जानकारी दिया था, सबसे पहले ये बताया था कि जो शैल चित्र हैं यहाँ पे वो पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। और भीमबेटका में जो शैल चित्र पाए जाते हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये बताते हैं कि भीमबेटका का जुड़ाव पूरा पाषाण काल से रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात कर लें तो आपको ये पता होगा कि डॉक्टर HD सांकलिया का नाम अवश्य आपने सुना होगा, दूसरा आपने सुना होगा RB जोशी का नाम, तीसरा सुना होगा BR कलाल नाम। तो ये जो तीनों नाम है, चाहे डॉक्टर HD सांकलिया, RB जोशी या B लाल, ये तीनों जो थे नर्मदा घाटी में जो भी शोध कार्य, जो भी खनन कार्य हुए हैं, ये इन्हीं के नेतृत्व में हुए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी सर्वेक्षण के कार्य यहाँ पे देखने को मिले थे नर्मदा घाटी क्षेत्र में, वो डॉक्टर HD सांकलिया, RB जोशी और B लाल के नेतृत्व में देखने को मिले थे। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित जो जानकारी थी मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित, वो आप तक पहुंचाने का काम किया है मैंने। अब आगे की जो आपकी कक्षा होगी, आगे की जो आपकी चर्चा होगी, वहां पे मध्य पाषाण काल से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। किस प्रकार से मध्य प्रदेश मध्य पाषाण काल से जुड़ता है, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, किस प्रकार के वहां पे शोध कार्य हुए हैं, उन सभी की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।